नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कुछ महीने पहले ही JPSC CDPO की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी, जिनमें पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ। एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे और आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसा बताया है कि बायोलॉजी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और उसके सेट 2 भी आ चुकी है, मतलब 2 सेट आ चुकी है। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए और इस सेट के साथ जुड़े रहिए। जिनको भी बायोलॉजी बहुत पसंद है उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल बैक्टीरिया। इन चारों में से कौन है जो सॉइल में एज अ बैक्टीरिया का काम करता है। ठीक है, एज अ बैक्टीरिया का काम नहीं करता है, मतलब सॉइल का बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका सही आंसर है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ऐसा बैक्टीरियम है जो सॉइल में मिलता है। देखिए डायग्राम देखिएगा थोड़ा सा। इस डायग्राम में अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सॉइल में कुछ थोड़ा डॉट 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 टाइप्स दिख रहा होगा, वही है एग्रोबैक्टीरियम। देखिए एग्रोबैक्टीरियम एक्चुअल में क्या होता है, ये थोड़ा सा ब्लर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, उससे आप समझ जाइएगा। एग्रोबैक्टीरियम रॉड शेप्ड के होते हैं और प्लांट पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब होता है वैसे बैक्टीरियम जो डिजीज कॉज करवाते हैं, मतलब उनका कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, और वो 2 स्ट्रेन्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं और मेनली इफेक्ट करते हैं रूट हेयर कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं डाइकॉट प्लांट्स में। ठीक है, और ट्यूमर भी करते हैं, मतलब दोनों स्ट्रेन में एक स्ट्रेन का काम है ट्यूमर कॉज करवाने का, दूसरा स्ट्रेन का काम है रूट में डिजीज कॉज करवाने का। ठीक है, तो जो सॉइल में बैक्टीरिया मिलता है प्लांट्स में उसे बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, in which animal does the oxygenation of blood not take place in the lungs। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड लंग्स में नहीं होता है। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन मतलब क्या होता है, हार्ट जो होता है वो आपको भेजता है लंग्स को क्या, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है और बोलता है इसे प्यूरिफाई करो, इसे साफ करके मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये चारों ऑर्गेनिज्म में, ये चारों एनिमल में, या फिर ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं, एनिमल नहीं बोलते हैं, आएंगे ये एनिमल किंगडम के अंदर ही। ये चारों ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं होता है लंग्स में। ठीक है, तो पहले देखिए ऑप्शन देखिएगा, फ्रॉग, रैबिट, फिश और स्नेक। पहली बात तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ ये वर्ड देख के आप समझ जाइएगा कि आंसर क्या होगा। क्या होगा, फिश, क्योंकि फिश ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या फिर ठीक है फिश ऐसा एनिमल या ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं, और एनिमल नहीं कहते, ऑर्गेनिज्म है जिनमें गिल्स प्रेजेंट होती है, लंग्स तो होती ही नहीं है, और जब लंग्स ही नहीं प्रेजेंट है तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा ही कहां से। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी फिश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये चारों आपके प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एम्ब्रियो किसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में एम्ब्रियो क्या होता है, कोई भी प्लांट, न्यू प्लांट जब ग्रो होता है, वो न्यू प्लांट के डेवलपमेंट में, मतलब बोला जाता है ना कि पेरेंट्स से एक बच्चा मतलब ग्रो कर रहा है, तो वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो वो प्लांट ग्रो करने से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन किसके बीच होता है, मेल और फीमेल के बीच में। ये देखिए, ये है मेल पार्ट जिसको स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, ये है फीमेल पार्ट जिसको हम लोग पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। ठीक है, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकलता है जो गैमेट है। ठीक है, वो जाके फ्यूज करता है जिसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और बनाता है क्या, जाइगोट। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो 1 मिनट, क्या
क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ये हो गया पॉलन ग्रेन, और यहाँ जाके फर्टिलाइज पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म इन पॉलन ट्यूब हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ही स्टार्ट होता है न्यू स्टेज जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, जहाँ पे डिवीजन, सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में एज अ सीड के फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, सीड के फॉर्म में वो स्टोर होता है, और वही सीड जब आप जगह सॉइल में अगर आप डिप करोगे तो क्या होता है, न्यू प्लांट बनता है। ये जो डायग्राम है ये एक सीड का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो एम्ब्रियो दिख रहा होगा जिसमें एक न्यू छोटा सा प्लांट खिला हुआ है। ठीक है, वही प्लांट आगे, वही छोटा सा प्लांट क्या है, आगे जाके बड़ा ट्री बनेगा। ठीक है, और ये एक सीड का डायग्राम है, इसीलिए यहाँ पे सीड कोट लिखा हुआ है। और फूड स्टोर, इस एम्ब्रियो को जब तक, ठीक है, डोरमेंसी बोलते हैं उस स्टेज को, जब तक आप उसे सॉइल में नहीं डिप कर रहे हो, मतलब जब तक उसे आप उगाना नहीं चाह रहे हो, तब तक उसको खाने की जरूरत तो है ना, इसीलिए वो फूड स्टोर रहता है उस सीड में एज अ फॉर्म ऑफ फूड स्टोर, और उसको कॉटिलेडन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि एम्ब्रियो, मैंने समझा दिया एम्ब्रियो क्या होता है। अब ये पूछ रहा है कि ये चारों में से एम्ब्रियो किसमें एब्सेंट होता है, मतलब किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इन चारों में से जिसमें एब्सेंट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एल्गी। ठीक है, एल्गी की पिक्चर मैंने लगा दी है। ठीक है, एल्गी सिंपल भाषा में बोला जाए तो काई। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है, इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें ना जाइगोट के बाद ही क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर जाइगोट ओनली न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब न्यू एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती ही नहीं है इनमें। ठीक है, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी एल्गी। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन ईस्ट आफ्टर पायरोवेट ब्रेकडाउन अंडर एन एरोबिक कंडीशन। ठीक है, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक फंगस है। ठीक है, पता है ना, बहुत सारे इसका बहुत रोल रहता है। जाके डोमिनोज में जो पिज्जा वगैरह खाते हैं ना आप लोग, ये ब्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें खाते हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ओके, तो पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ईस्ट जो है वो आफ्टर पायरोवेट ब्रेकडाउन मतलब पहले तो समझेंगे पायरोवेट क्या है। पायरोवेट क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो बायो मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेकडाउन होता है बॉडी में। ठीक है, उसको तोड़ा जाता है और तोड़ के क्या बनाया जाता है, पायरोवेट। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ, एक मिनट, यहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ है ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर क्या फॉर्म करता है, पायरोवेट। ठीक है, अब वो पायरोवेट फिर ब्रेक होता है। ठीक है, दो कंडीशंस होते हैं, O2 अवेलेबल, O2 नॉट अवेलेबल, O2 अवेलेबल, मतलब एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एक में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये जानना है कि ईस्ट, ठीक है, ईस्ट पायरोवेट के ब्रेकडाउन मतलब पायरोवेट के ब्रेकडाउन के बाद में अंडर अनएरोबिक कंडीशन मतलब जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, क्या फॉर्म करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल फॉर्म करता है। देख रहे हैं आप, यहाँ O2 नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ पे O2 नॉट अवेलेबल, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है। दो चीज फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ठीक है, ये फॉर्म होता है आपका बैक्टीरिया में। ठीक है, ये बैक्टीरिया में फॉर्म होता है और ये होता है आपका ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट की मैं डायग्राम भी लेके आई हूँ कि कैसा दिखता है, आप जानो, जिसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, जिसके बारे में बता रही हूँ, उसके बारे में आप जानो कैसे दिखता है। नॉर्मल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में कुछ ऐसा दिखता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स, की पॉइंट टच करते हैं पहले, आज तो भूल ही गए थे कि मेरा फेवरेट पार्ट है की पॉइंट टच करना। नंबर ऑफ पेयर्स किसमें अराइज करता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाता है, हमारे जो बैकबोन है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, उसके बीच में जो लॉन्गेस्ट नर्व होता है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो पूछा जा रहा है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स नर्व के होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं मैं बता दे रही हूँ, 31 होते हैं। ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा टोटल कि ये पेयर में लिखा हुआ है, टोटल कितने होते हैं ये आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं।
देखिए 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स लिखा हुआ है, 8 सर्विकल नर्व्स होते हैं, 12 थोरैसिक होते हैं, 5 लुम्बर होते हैं, 5 सैक्रल होते हैं और 1 कोकाइजल होते हैं। ठीक है, कोकाइजल पेयर होते हैं 1। ठीक है, इतने पेयर्स होते हैं किसके, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व के पेयर्स इतने होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है 31। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, द हार्मोन विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ इज रिलीज फ्रॉम। वो हार्मोन का नाम बताना है, 4 हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है, वो हार्मोन का नाम बताना है जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट्स करके नियंत्रण, ठीक है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है फॉर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के लिए, मेनली ग्रोथ के लिए रेगुलेट करता है बॉडी में। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, ठीक है, वही होता है मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन को बोला जाता है कि वो रेगुलेट करता है बॉडी ग्रोथ को, तो आंसर इसका है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म किसका, बॉडी के ग्रोथ का। ठीक है, देखिएगा थायराइड हार्मोन लिखा हुआ है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4। इसका देखिएगा फंक्शंस भी लिखा हुआ है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मेन 2 फंक्शंस है इसके बारे में जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन हम लोकेशन के लिए डायग्राम लेके आए हैं। ठीक है, कि कहाँ पे ये मिलता है, इस जगह पे मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज समझिए कि ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल्स के बने हुए रहते हैं। ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन, इन चारों में से वो कौन सा है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है बाय बडिंग। बडिंग किसके अंडर आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। रिप्रोडक्शन डिवाइडेड है 2 में, जिसमें बडिंग आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है ये चारों में से कौन सा वो है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब आप डायग्राम में दिख रहा होगा कि बडिंग इन ईस्ट लिखा हुआ है, तो द करेक्ट आंसर विल बी ईस्ट। ईस्ट ही वो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोस्कोप है जो आपका बडिंग के थ्रू, और होता कैसे देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, ये एक ईस्ट है। ठीक है, पेरेंट ईस्ट है, पेरेंट ईस्ट सेल है, क्योंकि मैंने बोला यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल्स के बने हुए होंगे, तो यही डिवाइड करेगा। डिविजन कैसे स्टार्ट होता है, फॉर्मिंग ऑफ बर्ड। ठीक है, बर्ड मतलब एक एक्सटेंशन कह सकते हैं, निकल जाता है उसके बॉडी से। फिर क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, इसका जो अंदर का पार्ट है ये वाला, दूसरे कलर यूज करते हैं थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये अंदर का जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म ही है ना, और गोल से अंदर में दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और बर्ड में न्यूक्लियस फॉर्म कर जाता है। और लास्ट स्टेज, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया या फोर्थ हो गया, लास्ट स्टेज में क्या होता है, पेरेंट ईस्ट से बन जाता है आपका डॉटर ईस्ट। मतलब उसी के अंग, उसी के बॉडी के पार्ट से एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, और जो कि नया ईस्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसीलिए उसको डॉटर ईस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो बडिंग रिप्रोड्यूस, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो वो है ईस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इन चारों में से डिजीज का नाम दिया होगा, ये चारों में से, इन चारों डिजीज में से कौन सा वो डिजीज है जो वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज लिखा हुआ है, मतलब सबसे पहले समझना है वायरल डिजीज का मतलब क्या होता है, वैसे डिजीज जो वायरस के थ्रू कॉज होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से जो डिजीज वायरस के थ्रू कॉज होता है वो है पोलियो। ठीक है, जिसे पोलियो वायरस भी बोला जाता है, जो बोला जाता है ना बचपन में, ये आर्ट्स वगैरह में भी दिखाया जाता है कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, दिया जाता है। इसका सबसे मेन रीजन क्यों है, अगर ये 2 बूंद जिंदगी की नहीं, ऐसे क्यों बोला जाता है 2 बूंद जिंदगी की, नहीं अगर नहीं मिलेगा ना तो उसका देखिए क्या क्या सरकमस्टांसेस है। ठीक है, ये 2 बूंद जिंदगी की अगर बचपन में आपको नहीं मिलेगी या नहीं दिया जाएगा तो उससे क्या होता है, होने का क्या क्या होगा, देखिए, इट इज अ डिजीज कॉज बाय पोलियो वायरस। जो डिजीज इसको कॉज करता है उसका नाम क्या है, पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस कॉज करता है।
होता क्या है, विच इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम एंड कैन कॉज डेथ और पैरालिसिस। ठीक है, क्या करता है नर्वस सिस्टम, मतलब आपका सही से ब्रेन काम नहीं करेगा, बोलते हैं ना कि अरे ये तो पागल जैसा करते रहता है, वो तो उसका रीजन क्या है, नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है उसका। ओके, और क्या करता है, डेथ भी कॉज करवा सकता है, मतलब इंसान मर भी सकता है। पैरालिसिस, बॉडी का कोई पार्ट है जो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, फिर क्या है, पैरालिसिस कैन लास्ट अ लाइफ टाइम। और पैरालिसिस ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है तो चलो ठीक हो जाएगा, हमेशा लाइफ टाइम हो जाता है अगर ये 2 बूंद जिंदगी की नहीं मिली तो। फिर क्या है, वायरस ऑफन इफेक्ट्स द चिल्ड्रन अंडर 5। अगर 5 साल के अंडर के बच्चे हैं तो उनको भी कॉज करवाता है ये। और क्या है, देयर नो क्योर बट इट्स प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। और इसका कोई क्योर नहीं है, क्योर मतलब होता है ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन वैक्सीन के थ्रू क्योर हो सकता है। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी पोलियो। और ये चीज़ है कि ये 2 बूंद बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, प्लस बच्चों को अगर बचाना है तो पोलियो डोज दिलाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है कि बॉस बिबालिस इज अ स्पीसीज ऑफ, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चार एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और ये एक स्पीसीज का नाम दिया हुआ है। ठीक है, टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़े थे, जिन्होंने मेरी बायो की क्लास की है, ठीक है, बायो की टिश्यू की क्लास देखी है उन्हें पता होगा, मैंने टैक्सोनॉमी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ टैक्सोनॉमी नहीं लाया है। तो ये एक स्पीसीज का नाम है और पूछा जा रहा है कि ये चारों में से ये कौन सा स्पीसीज का, मतलब ये जो स्पीसीज का नाम है ये चारों में से, चारों एनिमल में से किसका है। ठीक है, तो एक्चुअल में फोटो देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसका है, ये है बफेलो का, भैंस का। यहाँ डायग्राम में आप देख ही रहे होंगे, बफेलो तो ऐसा देख रहा है, लग रहा है, बोल रहा है कि है तुम मेरे बारे बात कर रहे हो क्या, और ये कुछ इस तरह से लग रहा है हाँ मेरे ही बारे बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर विल बी बफेलो भैंस। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सारे, देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब जैसे हम ही लोग जैसे आप लोग के लिए वीडियोस वगैरह लेके आते हैं तो क्या होता है, हमारा वीडियोस लाइन बाय लाइन आता है, केपी सर लाते हैं, रंजीत सर लाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सर लोग लाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, कि हाँ आपका वीडियो पहले आ रहा है, मेरा वीडियो पहले आ रहा है, मेरा टॉपिक ये है, आपका टॉपिक ये है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। उसी तरह बॉडी में भी होता है कि सारे जितने भी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं साथ में। ठीक है, उसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि सोचने की शक्ति किस में होती है, ब्रेन में होती है। ठीक है, कुछ भी चीज में रिएक्ट करते हो, बोलते हो, फीलिंग्स, इमोशन, सारा खेल होता है ब्रेन का, दिल का कोई दोष नहीं है। ठीक है, बोला जाता है ना कि दिल की वजह से मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दिल बदनाम है, सारा खेल दिमाग का होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 4 पार्ट और चारों पार्ट ब्रेन का है। ठीक है, आंसर होगा सेरेबेलम। सेरेबेलम वो पार्ट होता है ब्रेन का जो आपको बैलेंस और कंट्रोल, बॉडी को बैलेंस और कंट्रोल नहीं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और देखिए वो कहाँ पाया जाता है, वो ब्रेन के थोड़े से उसका लोकेशन दिखाने के लिए मैंने ये फोटो लाया है कि वो कहाँ पे मिलता है। लोकेशन उसका स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, और ये यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, हाँ ये देखिए, ये यहाँ सेरेबेलम। ठीक है, बाकी सब अदर पार्ट्स है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्रेन का वो पार्ट जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है वो कौन सा पार्ट है, ये तो अलग परेशानी है, दुख है, परेशानी है, कब खत्म होगा ये दुख, तो कौन है, सेरेबेलम। ठीक है, चलिए आ जाइएगा। हमारे न्यू बुक के बारे में तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे ही दिया था, जाके जल्दी से बुक स्टोर में जाके इसे खरीदिए। ठीक है, टोटल 50 प्रैक्टिस सेट्स है इसमें, सोचिए कितने सारे हैं, आपकी कितनी यूज होगी। टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है झारखंड सामान्य ज्ञान के। ठीक है, और अगर आप बुक स्टोर में अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आप कोर्सेज खरीद सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको अवेलेबल है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
बहुत बायोलॉजी को क्वेश्चंस डील कर लिया, फिजिक्स के क्वेश्चंस को डील करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, क्या करते हैं वो, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें होगा ऑलवेज अट्रैक्ट, क्या हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, इसमें होगा ऑलवेज रिपेल, मतलब क्या हमेशा रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, या फिर अट्रैक्ट भी करते हैं या फिर रिपेल भी करते हैं। और चौथा, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंगली दो बॉडी के बीच में जनरली अट्रैक्ट करता है। आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑलवेज अट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, अगर ये मैंने ये पेन ये छोड़ा, ठीक है, तो ये नीचे जाके गिरा, इसका मतलब है कि ये बॉडी और नीचे का जो सरफेस था, दो, ये पहला बॉडी और नीचे का जो सरफेस था दूसरा बॉडी, क्या किया, अगर ये अट्रैक्ट नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नहीं रहता, तो ये पेन नीचे नहीं गिरता, मेरे हाथ में ही रहता या फिर यहीं पे स्टेबल हो जाता, ठीक है। नीचे गिरा मतलब उसको कौन अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट किया। मैंने एग्जांपल में एक बॉल वाला एग्जांपल दिया, आप बॉल अगर ऊपर फेंकते हो तो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आता है। मतलब दो सरफेस और दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, विच फिजिकल क्वांटिटी शेयर्स द सेम यूनिट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन चारों में से और वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट होता है, V होता है। द करेक्ट आंसर विल बी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMF बोलते हैं, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, दोनों का सिमिलर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ डीप लेक इज 2 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एक्सपेक्टेड एट द बॉटम इज। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक वाटर बॉडी में, ठीक है, एक वाटर बॉडी के सरफेस में एकदम डेप्थ में, लेक में, वाटर बॉडी कौन सा है, लेक है, डेप्थ है, मतलब सबसे नीचे में टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब वो बॉटम में रहेगा, ठीक है, बॉटम में, वाटर के बॉटम में होगा, एकदम डीप होगा, एक बॉटम होगा, एक ये हो गया, ये पूरा डीप होगा, ये होगा आपका बॉटम और ये होगा आपका टॉप सरफेस लेयर, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बॉटम में इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग आ जाता है डेंसिटी, ठीक है, और डेंसिटी होता है टेम्परेचर के जस्ट अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक दूसरे में कभी नहीं बनता है, एक अगर ज्यादा हो रहा है तो एक कम हो रहा है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है डेंसिटी इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और डेंसिटी अगर डिक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, दोनों में बहुत अनबन बनी रहती है, कभी एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जैसे डेप्थ, जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक मिनट, जैसे ही ऊपर जा रहा है डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, ठीक है, कितना सिंपल था। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, 1 डायोप्टर 1D इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस। पहले ये समझिए डायोप्टर होता क्या है, 1 तो समझ ही गए होंगे, 1 क्या लिखा हुआ है। देखिए डायोप्टर यूज होता है पावर ऑफ द लेंस के लिए, ठीक है, ऐसा यूनिट है किसका, लेंस का, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट है डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं हम लोग, फिर D से डिनोट करते हैं। तो पूछा यहाँ पे जा रहा है कि इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल में, ठीक है, किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख रहे होंगे कि पावर किसके है, 1 मीटर, और F किसके लिए, फोकल लेंथ लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर, इन मीटर लिखा हुआ है, मतलब 1 मीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 मीटर। ओके, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। द फ्रीक्वेंसी एंड पीक वोल्टेज ऑफ हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट AC सप्लाई इन इंडिया इज। क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द फ्रीक्वेंसी एंड
वोल्टेज, ठीक है, जो करंट हमारे घरों में प्रोवाइड किया जाता है जिसे बोलते हैं एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी भी होता है, ठीक है, मैंने डीसी भी लिखा है और एसी भी लिखा है, वो डिफरेंस बताने के लिए कि दोनों में होता क्या है। हमारे घरों में जो आता है वो है एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एयर कंडीशनर नहीं, एसी यहाँ पे है, अल्टरनेटिंग करंट। तो पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वीक वोल्टेज जो हमारे घर में एसी करंट प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, मतलब दिया जाता है, इंडिया में कितना है, ठीक है। तो आंसर है इसका, मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर है 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ट्ज फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड 220 वोल्ट फॉर द वोल्टेज, ठीक है। आप समझते हैं एसी और डीसी क्या होता है, ठीक है। डीसी वैसे करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट बोला जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट डायरेक्टली होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स देख लीजिएगा, सम एग्जांपल्स ऑफ डीसी करंट आर मोबाइल बैटरी। ओह, ये वैसे करंट्स होते हैं ना जो स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, स्टोर्ड करंट होता है, जैसे मोबाइल का बैटरी, लैपटॉप का बैटरी, सोलर पैनल्स, ये ठीक है, पावर बैंक्स, ये सब क्या है, सारे डीसी पावर्स है। डीसी प्रोवाइड करते हैं, डीसी बोल के मुझे वो सुपरमैन, ये बैटमैन, ये सब भी याद आ रहा है, ठीक है, ओके। और एसी में कौन कौन से एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, एप्लीकेंट्स में क्या क्या है, देखिए आपका फैन है, बल्ब है, एयर कंडीशनर है, ये लीजिए एसी आ गया आपका, मोटर्स है, किचन में जितने भी एप्लीकेंट्स रहते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गया, टेलीविजन हो गया, फिर से फैंस लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक लैंप्स, तो ये सारे हम लोग यूज करते हैं एज अ हाउस होल्ड, ठीक है। और क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी में जो करंट होता है वो दोनों साइड से फ्लो होता है। अल्टरनेटिंग मतलब एज अ, ठीक है, वो अक्षय कुमार वाला एज अ, अल्टरनेटिंग अपोजिट टाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट में मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, अल्टरनेटिंग में उसका डायरेक्शन एक नहीं रहेगा, ठीक है, इसीलिए उसे अल्टरनेटिंग करंट भी बोला जाता है, ओके। चलिए, तो इंडिया में जो पाया जाता है उसका हर्ट्ज कितना है और फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज और वोल्टेज कितना है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो कौन सा पार्ट है जो आपको हेल्प करता है हीटिंग में, ठीक है। सबका अलग अलग रेंज है, अलग अलग वेव है, वेव लेंथ है, और रेडिएशन भी सबका अलग है, और रेडिएशन के अकॉर्डिंगली ही वो हमारे हेल्प होता है, यूज होता है। हाउ बेसिक क्या में बेसिक यूज बोलेंगे तो हम लोग का नॉर्मल लाइफ में जो यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। अलग अलग देख रहे हैं, डायग्राम दिया हुआ है, अलग अलग फोटोज दिया हुआ है कि रेडियो का कहाँ यूज होता है, माइक्रोवेव्स का कहाँ, इंफ्रारेड का, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस, और ये सब रेडिएशन का नाम ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, और उनका वेवलेंथ दिया हुआ है ऊपर में। नीचे में उनके यूजेस दिए हुए हैं कि रेडियो यूज होता है ब्रॉडकास्ट रेडियो और टेलीविजन में, माइक्रोवेव्स कुकिंग में यूज होता है, और आजकल तो इसका बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा। पहले तो हमारे बचपन में तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इंफ्रारेड जो होता है वो क्या करता है, वो ही ट्रांसमिट करता है, आपका व्हाइट कलर में नहीं दिख रहा है ना, वही ट्रांसमिट करता है हीट, सन, फायर और रेडिएट्स। उसके बाद विजिबल लाइट क्या करता है, मेक्स थिंग्स विजिबल टू सी। अल्ट्रावायलेट रेट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सन के थ्रू। और फिर एक्सरे से हम लोग अपने यूज टू व्यू इनसाइड ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स। और गामा रेस क्या है, मेडिसिन में यूज होता है, और मेनली कैंसर किलिंग सेल्स में भी यूज होता है, ठीक है, जो ट्यूमर फॉर्म होता है ना उसमें यूज होता है, कैंसर को ठीक करने में, ठीक है। तो हम लोग को क्या सबसे मेन हमारा क्या मोटिव है, हमारा सारे को नहीं देखना, हमारे को सिर्फ एक देखना है, ठीक है। वैसे यहाँ मेंशन किया हुआ होगा अल्ट्रावायलेट, विजिबल, रेडिएशन मेंशन किया हुआ है, मैंने सबका बारे बता दिया है किसका क्या काम है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हीटिंग में यूज होता है, ठीक है। जो हीटिंग में यूज होता है वो हम लोग कौन सा वाला देखे, हम लोग देखे इंफ्रारेड देखे थे, ठीक है। तो द आंसर विल बी इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, ओके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। What happens to the radiation falling on perfect black body, ठीक है।
वो रेडिएशन जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी में फॉल हो रहा है उसमें क्या होगा, ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। इट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब, क्या वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, या फिर इट कंप्लीटली ट्रांसमिटेड, या फिर ट्रांसमिट हो जाएगा, इट पार्शियली एब्जॉर्ब एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड, या फिर आधा, पार्शियली मतलब आधा, आधा एब्जॉर्ब करेगा आधा रिफ्लेक्ट करेगा। रेडिएशन हमारे सन से क्या आ रहा है, अर्थ में जा रहा है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी में क्या होता है, हमने बोला था ना परफेक्ट ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन होता है पूरी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी इट कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है, पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर गैस इज नोन एज, ठीक है। मैटर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैटर में हम लोग पढ़े थे कि 3 स्टेजेस होता है, क्या क्या स्टेजेस होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और इसका इंटर कन्वर्जन भी पढ़े हुए कि सॉलिड टू लिक्विड में, लिक्विड टू गैस में, गैस टू लिक्विड में, लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होता है और उसका प्रोसेस का क्या नाम होता है, वही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा उस प्रोसेस का नाम बताए, यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, उस प्रोसेस का नाम बताए जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड चेंज हो जाता है गैस वेपर में, ठीक है। मतलब होना क्या चाहिए कि पहले गैस से लिक्विड में होना चाहिए, गैस से सॉलिड में होना चाहिए, पर यहाँ क्या हो रहा है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो गैस में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। अब इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है या फिर मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं समझ में आया, नॉर्मल भाषा में समझना है, तो आप अगर ध्यान दिए हुए कि कभी आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके मम्मी या पापा कभी ये गोल गोल सा व्हाइट कलर का कपड़े के नीचे लगाते होंगे, ठीक है, ये लगाते थे, अब तो वो भी बंद हो गया है। तो ये शो किया हुआ है, मॉथ बॉल्स बोलते हैं उसे, और वो जनरली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कपड़े में फंगस ना लगे, ठीक है। और क्या होता था ना कि 1-2 महीने बाद अगर आप उसे जाके ढूंढते थे ना तो वो एकदम छोटा सा हो जाता था या फिर मिलता ही नहीं था, गायब हो जाता था। वो गायब होने का रीज़न ये होता था कि सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में बदल जाता है, और वो बदलने का रीज़न है आपका इंटर कन्वर्जन, ठीक है। इंटर कन्वर्जन होता है जिसमें आपका सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। और अभी ये डेली के अभी अगर इस जनरेशन की बात करें, अगर इस जनरेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल दें, तो मैंने अपनी जनरेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल रख दिया था, इस जनरेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल दे तो बेस्ट एग्जांपल आपके पास दिख रहा है ओडोनिल। आप देखे हुए हैं कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, 1 महीना के बाद पूरा गायब हो जाता है और पूरे रूम में स्मेल आ जाता है। तो क्या होता है, सॉलिड से गैस में, वेपर्स में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी सब्लिमेशन, ओके। एक मिनट, सब्लिमेशन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। द सैटेलाइट यूज्ड टू टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर आर नोन एज, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, टीवी से रिलेटेड है, जो कि आजकल बहुत कम लोग ही देखते होंगे। हमारे टाइम में इसका बहुत इंपॉर्टेंस था, वक्त की बात है, सब चीज़ बदल जाता है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो कौन सा सैटेलाइट है जो टेलीकास्ट करता है टीवी के प्रोग्राम्स को एक वर्ल्ड से वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, ठीक है। एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर, एक जगह, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो देखिए द करेक्ट आंसर इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो ट्रांसफर करता है आपका, ट्रांसफर नहीं, टेलीकास्ट करता है टीवी प्रोग्राम्स को एक पार्ट से, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक ऑर्बिट बना हुआ है, ठीक है, एक ऑर्बिट बना हुआ है जिसमें एक सैटेलाइट घूम रहा है, वही है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट व्हाइट कलर का दिख रहा है वो है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और ऊपर में पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, वो वेदर के लिए यूज होता है, वेदर रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ओके। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, जो हम अभी इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, ध्वनि की गति निर्भर करती है। ध्वनि की गति किस पे, साउंड का, ठीक है। साउंड का स्पीड, गति किस पे निर्भर करता है, ठीक है।
आपको डायग्राम में दिख रहा होगा या फोटो में दिख रहा होगा कि 3 चीज लिखा हुआ है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, मेनली 3 चीज पर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं वो 2 ऊपर वाला, ये और ये तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्ट साउंड ट्रैवल करेगा, स्पीड उतना फास्ट उसका स्पीड होगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम, ओके, टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले हमारा देख लीजिएगा, झारखंड करंट अफेयर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें भी 15 सेट्स है, नहीं पता है तो अभी भी जाके पता लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये सब, ठीक है। अगर जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, देखिए ये बुक यहाँ भी रखा हुआ है मेरे पास है, ठीक है। इसे जाके आपको कोई भी बुक स्टोर में जाइएगा, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। और अगर आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स, ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कीजिए और जाके वहाँ से कोर्स खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। थोड़ी मेहनत कर लीजिए आप भी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, द करेक्ट मैच, एक मिनट, द करेक्ट मैच ऑफ द एलिमेंट्स अंडरलाइन द कॉलम 1 विद द ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉलम 2 इज, ठीक है। देखिए 2 कॉलम दिया हुआ है, एक है कॉलम 1 और एक है कॉलम 2, ठीक है। एक में एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है और एक में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। हमें पूछ रहा है कि इन चारों में से, ये चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है जिसमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर के साथ सही से जा रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स के नाम पढ़ लेते हैं, Fe2O3 क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, KMnO4 क्या होगा, पोटाशियम पर मैग्नेट, XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड, और लास्ट क्या है, Cu2Cl2 क्या हो गया, फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें देखना है कि ये चारों कंपाउंड में, ये एलिमेंट लिखा हुआ है लेकिन कंपाउंड है, इन चारों कंपाउंड में से ये कॉलम बी में कौन सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर सही है। द करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। पी का 4 हो जाएगा आपका, Fe2O3 का हो जाएगा आपका 3, Q का हो जाएगा आपका 7, R का हो जाएगा आपका मतलब ZeF2 का हो जाएगा 2 और S का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following pairs will give displacement reaction? Displacement reaction, पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। वैसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब एक की जगह पे एक दूसरे को हटा देते हैं। वैसे भी वर्ड से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हटा देना, ठीक है, एक की जगह पे दूसरे को रख देना या फिर हटा देना, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये चार रिएक्शन में, ये चारों रिएक्शन में वो कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। क्या होता है, एक कंपाउंड है, ठीक है, ए और बी, और एक ये एलिमेंट है, दोनों रिएक्ट किया और फॉर्म किया। क्या देख रहे हैं कि बी है वो जाके सी के साथ मिल गया, ठीक है, मतलब डिस्प्लेस कर गया। उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए सही ऑप्शन जो है वो है आपका CuSO4 सॉल्यूशन एंड जिंक मेटल, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व किया हुआ है मेरा, ठीक है। CuSO4, ठीक है, CuSO4 क्या बोले, CuSO4 क्या किसके साथ किया है, जिंक के साथ रिएक्ट किया है, और क्या हुआ यहाँ पे, जिंक जो है वो किसको डिस्प्लेस कर दिया है, जिंक जो है वहां पे Cu को डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब हटा दिया है, और खुद जाके जिंक सल्फेट बना दिया है और Cu को बार कर दिया है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी CuSO4 सोल्यूशन एंड जिंक मेटल, यही है करेक्ट पेयर आपका, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। एलिमेंट X फॉर्म्स अ chloride forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X must likely be in the same group of the periodic table as. चलिए क्वेश्चन लंबा है, एक एक करके क्या करते हैं, की पॉइंट टच करते हैं। की पॉइंट टच करने के सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एलिमेंट है जिसका नाम दे दिया गया है X, ठीक है, और वो क्लोराइड के साथ क्या रिएक्ट करके फॉर्मूला बना रहा है XCl2, ठीक है। और क्या हो रहा है,
कि वो सॉलिड के फॉर्म में, विच इज अ सॉलिड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसका ना फिजिकल कैरेक्टर भी दिया हुआ है कि वो एक सॉलिड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है उसका, ठीक है। अब पूछा जा रहा है एक्स कुड मस्ट, वो एक्स हो सकता है लाइकली बी द सेम ग्रुप हो सकता है पीरियोडिक टेबल का एस। अब बताना है कि वो एक्स कौन है, ठीक है। Na है, Al है, Si है कि Mg है। Na मतलब सोडियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन या फिर मैग्नीशियम, ठीक है। वो एक्स है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम वो है आपका कौन सा है, ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। Mg क्या है, Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। देख रहे हैं Mg यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम Cl2 क्लोराइड और फॉर्म कर रहा है MgCl2, ठीक है। तो द एलिमेंट विच इज कंसिडर्ड एज एलिमेंट X, उसका करेक्ट आंसर क्या है, उसका करेक्ट आंसर है एलिमेंट मैग्नीशियम। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये कौन से सोल्यूशन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सबसे ज्यादा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा किसमें कंडक्ट होगा, ये सारे सोल्यूशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसमें कंडक्ट हो सकता है, ये है सवाल, ठीक है। ऑप्शंस देखिएगा, ग्लूकोज सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन में सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। देख रहे हैं NaCl का यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें Na का चार्ज लिखा हुआ है प्लस Cl माइनस, ये आपको पता ही होगा क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू Na एंड Cl आयंस इन सोल्यूशन, क्या होता है जब डिसॉल्व होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, Na के अगल बगल क्या H2O है, H2O क्या है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, Na के साथ जाके अटैच हुए और Cl के साथ सारे अटैच हुए वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन दोनों दिया हुआ है, सॉरी यहाँ माइनस साइन अपोजिट होगा ना, यहाँ प्लस है तो ये माइनस साइन का है और इधर माइनस इसलिए अपोजिट साइन अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होता है ऑल बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन में NaCl में, नमक में नहीं, सोल्यूशन में, अगर पानी में मिलाएंगे तब, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये पूछ रहा है आपका कि गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ डैश। मैं रस्टिंग का डायग्राम या फोटो नहीं ला पाई, लेकिन आपको पता ही होगा रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, आयरन में जो जंग लग जाता है उसको उसी को बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, मेथड है जिसमें आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है, स्टील बनाया जाता है, ठीक है, स्टील के फॉर्म में बनाया जाता है तो रस्ट नहीं होता है, और वो रस्ट ना हो, ठीक है, उसमें आयरन में रस्टिंग ना हो, इसके लिए किस चीज का, ठीक है, इसमें वो कौन सा एलिमेंट है जिसका थिन लेयर उसमें कोट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, ये है सवाल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिंक। जिंक की लेयर लगाई जाती है ताकि वो क्या हो, रस्ट हो, जितने भी स्टील वगैरह होते हैं ना वो रस्ट उसमें, उनमें क्या होता है, क्या बोलेंगे, रस्ट को जंग नहीं लगती है, ठीक है। ये प्रोसेस है सरफेस प्रिपरेशन, ये प्रोसेस मैंने दिखाया है कि कैसे गैल्वेनाइजेशन होता है। सरफेस प्रिपरेशन पहले होता है, सरफेस प्रिपेयर किया जाता है, फिर मॉल्टेन जिंक बाद में उसे डिप किया जाता है उस आयरन को, ठीक है, तब जाके कूलिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस होता है, मतलब एश्योर होता है कि चलो अब जाके बन गया है वो स्टील और अब उसमें क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। यहाँ जो गैल्वेनाइजिंग दिखा रहा है ना, यहीं पे आपका कोटिंग होता है जिंक का, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये स्टील है और स्टील फॉर्म होने के बाद गैल्वेनाइज होने के बाद कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि C4H6 belongs to the homologous series of। homologous series अगर मेरी फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, उसमें मैंने homologous series बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है C4H6, ठीक है, ये कौन सी homologous series में आता है, ठीक है।
कौन से होमोलॉगस सीरीज में आता है, ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, ऑप्शन है साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन्स मतलब वैसे जिसमें क्या बनता है, साइकिल्स बनता है, क्लोज चेन होता है, ठीक है। एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्केन्स ये सारे किसके नाम है, हाइड्रोकार्बन्स के नाम है। तो ये वाला फॉर्मूला किस में आता है, देखिए मैंने जो होमोलॉगस सीरीज लेके आया है एल्काइंस का, क्योंकि इसी के अंदर आता है, यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा C4H6, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, एल्काइंस, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है C4H6 कौन से होमोलॉगस सीरीज पे बिलोंग करता है, अल्काइंस पे, ठीक है। और इसे याद रखने के लिए आपको ये टेबल अच्छे से, टेबल नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। इनमें से कौन सा, इन चारों में से वो कौन सा है एल्युमिनियम का ओर। और मतलब वो होता है कि कोई भी मिनरल हो गया या मेटल हो गया, ठीक है, उनका ओरिजिनलिटी कहाँ से आया, ठीक है, मतलब कहाँ से फॉर्म हुआ है वो, ठीक है, उसे बोलते हैं और। तो ये एल्युमिनियम किसकी ओर है, तेरी ओर किसकी ओर, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। और करेक्ट आंसर है इसका बॉक्साइड, सॉरी कुछ और सोच रही थी मैं गाना गाते गाते। बॉक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम का एक और है जिसका नाम है बॉक्साइड, ठीक है, ओके। और यहाँ आप डायग्राम में देखिए कुछ इस तरह से दिखता है बॉक्साइड, और ये बाकी भी है, सिर्फ एक नहीं होता है, और भी बहुत सारे ओर्स होते हैं एल्युमिनियम के। कितनी ओर जाता है एल्युमिनियम, वही तेरी ओर, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन वेनिगर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा एसिड पाया जाता है किसमें, वेनिगर में, ठीक है, ओके। द करेक्ट आंसर इज एसिटिक एसिड। सारे में देखिए एग्जांपल यहाँ सोर्सेस ऑफ एसिड का लेके आई हूँ। इन चारों में से वो कौन सा है, इन चारों में से वो कौन सा एसिड है जो वेनिगर में पाया जाता है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड मैंने ऑप्शन टिक कर दिया है, पर मैंने थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा तो आपका ही फायदा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आया सोर्सेज ऑफ एसिड, कहाँ मिलता है, कौन कौन सी चीज़ों में एसिड मिलती है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना एसिड बोलने से वो जो लड़कियों पे फेंका जाता है ना एसिड, वो होता है एसिड। नो, दैट इज नॉट एसिड, ठीक है। अगर साइंस के लॉजिक से देखिएगा तो दैट इज नॉट एसिड। आप अपने डेली लाइफ में ही बहुत सारे एसिड खा जाते हो जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने सोर्सेज ऑफ एसिड लेके आए, डायग्राम पिक्चर्स लेके आया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए, ठीक है। अगर क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे वेनिगर लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट, ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। जरूरी थोड़ी है हमेशा क्वेश्चन में यही पूछेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन और फॉर्म हो सकता है, ये वेनिगर की जगह यहाँ जितना भी मैंने शो किया है कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आप जान लीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा ना, ठीक है। वेनिगर में एसिटिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, मिल्क में तो आपको अच्छे से आराम से पता होगा कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंट में फॉर्मिक एसिड, ये बीज में भी होता है, ठीक है, हनी बी, ठीक है, वो डंग मारती है ना तो वो फॉर्मिक एसिड उनमें भी प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये वाला ना डायग्राम आप रट लीजिएगा कि हो सकता है क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम, हो सकता है क्वेश्चन में वेनिगर की जगह कोई और एसिड के बारे में कोई और एलिमेंट लिख देगा और पूछ देगा कि उसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इज एसिटिक एसिड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, when carboxylic acid is treated with sodium bicarbonate, the gas evoked is, ठीक है, की पॉइंट पकड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब ट्रीट किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। अब इसको जानने के लिए आपको ये फॉर्मूला क्या, केमिकल फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर वो पता चलेगा कि कौन सा गैस इवोक्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ लेके आई हूँ रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देख के घबराना नहीं है,
सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ इथेनोइक एसिड। ये देख के भी नहीं घबराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, इथेनोइक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, इथ लगता है, ठीक है। और AN लिखा हुआ है मतलब क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसीलिए AN लिखा हुआ है। OIC क्या क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका आपका सफिक्स में OIC ही लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, आप तो कंफ्यूज कर दे रही है मैडम, ये नहीं सोचना है, दोनों सेम चीज है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, दोनों एक ही चीज है। इथेनोइक एसिड बोलिए या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ इथेनोइक होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हैं, ठीक है। तो यह इथेनोइक एसिड, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मैंने इसे रिएक्ट करवाया, मैंने नहीं मतलब रिएक्ट हुआ, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ है, सोडियम इथेनेट, ठीक है, सोडियम इथेनेट फॉर्म हुआ है और वाटर फॉर्म हुआ है और गैस निकला है। तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें पूछा गया है ये कि कौन सा गैस निकलता है, तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या ऑप्शन में देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CaCO3, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ऑब्वियसली ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ओके, चलिए अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। चलिए आज है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सा मिनरल है सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में मिलता है, ठीक है। बायो का क्वेश्चन ही दिया है मैंने, क्योंकि देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसमें ना वेट बोला जाता है ना, वेट जो रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेट रहता है आपका बायो का, इसीलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में जनरली क्वेश्चंस मैं बायो की ही देती हूँ, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिया हुआ है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन। अब आपका काम ये है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सा मिनरल है जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए आ जाइए, सारी चीजें समाप्त हो गई। लास्ट में एक बार देख लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया जाके डाउनलोड कीजिए, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अभी भी बोल रही हूँ जाके डाउनलोड कीजिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ हर वीडियो में, ठीक है। और अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िए, ठीक है, आपको अपडेट मिलेगा कि कब मेरी वीडियो आ रही है। ये मेरी 5वीं वीडियो है, अभी तक नहीं देखा है तो आपकी गलती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। आप हमारा ध्यान रखिएगा, हम आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और खुश रहिए अपनी जिंदगी में। बाय।